दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन पर आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना हो। आज के इस वीडियो में अंत के 2-3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को मिस मत करना, पूरा देखना। तो चलिए बिना देर किए हम लोग मेन टॉपिक पर बात करते हैं। मैथमेटिक्स सीटेट पेपर 1 यानी प्राइमरी स्तर के गणित के वही प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं, जो हमको परीक्षा में अक्सर रुला देते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, 3 प्रकार के पेन ए, बी तथा सी क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि कोई दुकानदार प्रत्येक प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदना चाहता है, तो उसे प्रत्येक प्रकार के न्यूनतम कितने पैकेट खरीदने हैं। अब आपने सवाल पढ़ लिया। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि सबसे पहले करना क्या है इसमें। अगर ये आपके दिमाग में आ गया क्या करना है, तो इसका उत्तर आप आसानी से दे ले जाएंगे। कई पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जब न्यूनतम की बात आती है तो वहां पर हम एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो यहाँ लघुत्तम समापवर्तक जब 10 और 10, 12 और 24, 10, 12, 24 का जब एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 120। कितना? 120। ठीक है। अब 120 जब आ गया तो आप देख लो 120 यहाँ पर भी लाना है, तो 10 है तो इसको 10 में कितने से गुणा करेंगे? 12 से, यानी ये 12 पैकेट खरीदेंगे। ठीक है। इसको भी 120 लाना है तो इसमें कितने से गुणा करेंगे? 10 से करेंगे तो 12 दो 120 हो जाएगा। ठीक है। 24 में भी किसने गुणा करेंगे? 5 से कर देंगे तो 24 पंचे 120। तो यानी ये क्या 12 खरीदेंगे, बी 10 खरीदेंगे, सी कितना खरीदेंगे? 5। यानी ऑप्शन में देखो कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 4, ये बराबर 12, बी बराबर 10, सी बराबर 5। ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आ गया। जब न्यूनतम कहीं पूछेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक। अब देखो प्रश्न संख्या 2 है। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, सबसे पहले ये आप याद कर लो। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या होता है आप लोग जानते होंगे, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब ये 4 चौक कितना हो जाएगा? भुजा 4 सेंटीमीटर, 4 चौक 16 सेंटीमीटर हुआ। कितना? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। आप 4 बराबर बराबर भाग में बांट देंगे तो इसको 4 से भाग दे दो 16 में, कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, कितना? 4, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं अनंत रूप से अनेक होती हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं। तो आप समझ लो एक अंक में एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर उसके बाद कितना है? 3 है। ठीक है। कितना हुआ? 3। फिर उसके बाद कितना हुआ? 5 हुआ। फिर 5 के बाद कितना हुआ? 7 हुआ। फिर 7 के बाद 9 हो जाएगा,
10 हो जाएगा। तो अभाज्य संख्याएं एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है, ये तो क्या हुआ, सही हो गया। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते, एक होता है या तो स्वयं होता है, ठीक है, इसलिए ये भी सही हो गया। अब कह रहा सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, क्योंकि ये 2 जो है ये अभाज्य संख्या है लेकिन विषम संख्या नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत है। बाकी अभाज्य संख्याएं अनंत रूप से अनेक होती हैं, ये भी सही है, ठीक है, ये तीनों सही है, ये गलत है, इसलिए इसका उत्तर ये सही है। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 4 है, वह संख्या जो 1 से और 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी वह निम्न होगी। इसको सरल तरीका ये है कि आप इनमें से किसी एक संख्या को ले लो, इसको डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें एक विषम संख्या है 3, 3 से देखो कौन कौन डिवाइड हो रहा है। 10 नहीं डिवाइड होगा, 100 डिवाइड नहीं होगा, और फिर इसको देख लो 604, 604 डिवाइड होगा नहीं होगा, 3 दूनी 6, फिर ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड कौन होगा, 2520। उत्तर यही हुआ। लेकिन इसका हल अगर देखना चाहते हो तो आप 1 से लेकर के 1 से 10 तक के 1 से 10 तक के संख्याओं का निकाल लो, क्या एलसीएम, क्या निकालो एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। अब एक रह जाएगा, कोई बात नहीं, 2 नहीं होगा, 3 लिख लो, और 3 भी आ जाएगा गुणनखंड में, 1 2 3 5, यानी सीधा लिखो 10 हो गया, और फिर 9 हो जाएगा, कितना हुआ 9 हुआ, फिर हो गया 8 हो जाएगा, नहीं 10 में तो है 2 शामिल है, इसलिए यहाँ पर कितना लिखो 4 लिखो, और फिर लिख दो कितना 7 लिख दो, 10 9 90, 9 चौक 36, और 36 को जब 7 से गुणा करोगे तो आपका 9 चौक 36 मतलब 360, और गुणे 7, अब ये हो गया 7 शून्य शून्य, 7 छक 42 को 2, 7 3 21, 104 25, इसलिए 2520 उत्तर आ गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और टोटल राशि 160 है, तो उसके पास 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या है। तो इसको उत्तर के सहारे हल कर सकते हैं, फिर या समीकरण के सहारे हल कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा में ऑप्शन ट्रिक सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर देखना है 5 और 10, यानी सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, टोटल कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, कितना 25 आना चाहिए, और उनका जो राशि होगा वो 160 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं 20, तो 5 रुपया है तो 20 पंचे 100 रुपया हो गया, और यहाँ 5 सिक्का है तो रुपया 10 है, तो 10 पचे 50 हुई, तो यानी 100 और 50 कितना होगा 150 हुआ, इसलिए ये तो नहीं हो सकता, गलत हो गया, ठीक। अगला देखो 5 15 है, 5 रुपया तो 15 पचे 75, और 10 का 10 से गुणा को 10 दो 100, 100 और 75 कितना हुआ 175, और होना चाहिए राशि कितना 160 होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। सेकंड देख लो 10 पचे 50 और 15 दो 150, तो ये हो गया 200, ये भी नहीं होगा। अब ये देखो 18 पंचे 90, और ये 10 का 7 से गुणा करोगे 10 सते 70, 90 और 70 कितना 160, इसलिए क्या हुआ सही हुआ। अब इधर
सिक्कों की संख्या भी जोड़ लो, 18 7 25, इसलिए उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, ये ट्रिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, मूल्यांकन कीजिए। 17.5 गुणे 3 माइनस 21 भागे 7 माइनस 3 गुणे 12.5। अब इसको पहले आप बॉडमास का नियम लगाएंगे, पहले भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 7, तो इसको भी गुणा कर लें साथ में, तो 52.5 और फिर ऋण 7 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3, यहाँ करेंगे ऋण, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 3 36, यानी 37.5, कितना 36.5। अब आप जोड़ लीजिए, 5 5 नहीं, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इस माइनस माइनस को आप ऐड कर लीजिए, इसको इधर रहने दीजिए। 52.5 ऋण 37 3 40.5, 40.5, कितना बचा? आपका उत्तर आ गया 12। कितना आया? 12। उत्तर कौन सही है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, एक बगीचे में पेड़ों का एक छठा भाग नीम के पेड़ है, आधे पेड़ अशोक के हैं तथा शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के पेड़ों की संख्या 5 है तो बगीचों में यूकेलिप्टस के पेड़ों की संख्या कितनी होगी? तो चलिए हम ऑप्शन के सहारे इसको हल कर दे रहे हैं, यही सबसे आसान होता है। अगर ये ट्रिक जान गए तो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। बगीचे में पेड़ों का एक छठा भाग नीम के पेड़ है, आधे पेड़ अशोक के हैं तथा शेष यूकेलिप्टस। नीम के पेड़ों की संख्या कितना है? 5 है। कितना है? 5। तो छठा भाग है तो आप 6 से उसमें क्या करिए? गुणा कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 6 पंचे 30। कितना हुआ टोटल? 30। उस भाग में कितने पेड़ हैं? 30। ठीक है, अब कह रहा आधे पेड़ अशोक है, तो आधे पेड़ अशोक का मतलब 15 पेड़ क्या हो गए? अशोक के हो गए। ठीक, फिर कह रहा है शेष यूकेलिप्टस का, शेष यूकेलिप्टस का है। अब आधा पेड़ ये हो गए तो इसको निकाल दो, कितना हुआ? 30 टोटल पेड़ थे तो ये 15 हो गया, कितना हुआ? 15 हो गया। फिर उसके बाद और निकालना, क्योंकि 5 पेड़ और उसके किसके हैं? नीम के हैं, तो 15 और 5 जोड़ लो, नीम के कितना हुई? 15 5 20, 20 पेड़ हो गए। बचा कितना? 10। 10 पेड़ किसके हो गए? यूकेलिप्टस के हो गए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न संख्या 8 है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय कितना होगा? अब समझो, 29 को कितने बजे निकले? 4:30 बजे। कितने? 4:30 बजे, यानी 16:30 बजे निकलिए। ठीक, कितने बजे? 16:30 बजे। फिर 30 को 16:30 बजे, इसको कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे। कितने? 24 घंटे। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 24 घंटे। अब 31 को सुबह पहुंचते हैं, कितने बजे? 31 को ये पहुंचते हैं 8:45 पर, 8:45 पर। अब इन दोनों के बीच में कितना हो गया? 24 घंटा। ठीक है, कितना घंटा?
24 घंटा। अब इन दोनों के बीच में निकाल लो कितना घंटा हुआ। तो 16, अगर हम 4 साढ़े 4 बजे सुबह की बात करें तो 12 घंटा हो जाएगा। कितना? 12 घंटा। सुबह 4:30 बजे की बात करें तो 12 घंटा हो गया। तो 12 और लिख लो इधर। और फिर इधर हुआ 4:45 है, तो 15 मिनट इधर हुआ, 4 ये 4 घंटा 15 मिनट इधर हो गया, 4 घंटा 15 मिनट। ठीक है, अभी हुआ 24, 12, 36, 4, 40, 40 घंटे 15 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो आप देख लीजिए, 8500 मिलीमीटर, 800 सेंटीमीटर, 8 मिलीमीटर, 80 डेसीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर। इसमें कौन सबसे छोटा है और कौन सबसे बड़ा है, यही देखना है आपको। आप लोग उत्तर बताइए किसका उत्तर क्या हो। पहले समझ लो, फिर उसके बाद हम उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि इसमें 1000 mm होगा तो 8.5 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बनेगा 8.08 मीटर हो जाएगा, और ये जो बनेगा 8.008 मीटर होगा, और ये 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों क्या हो गए? गलत हो गए। बहुत आसान है, लेकिन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर ध्यान नहीं दिए तो मिलीमीटर लिखा होने के कारण आप तुरंत इसको लास्ट में कर देंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है के सवालों में। प्रश्न संख्या 10 है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या हो? अब ये यहाँ पर छोटी सी बात लिखी हुई है, लेकिन इसको समझना, इसको है क्या है। अब 180 सेंटीमीटर लंबी मतलब उस आयत का क्या हुआ? परिमाप हुआ। क्या हुआ? परिमाप। और आप जानते हैं आयत का परिमाप बराबर होता है 2, फिर ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप हो जाता है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप। ठीक है, अब आप देख लीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए। चौड़ाई दिया है तो लंबाई आपको ज्ञात करना है। धन चौड़ाई कितना हो गया? 30 हो गया। टोटल लंबाई कितना है? 180 है। अब आप 2 से भाग कर दीजिए तो लंबाई धन चौड़ाई क्या हो जाएगा? लंबाई धन चौड़ाई 30 बराबर हो गया यहाँ पर 90। आप लंबाई को 90 में से, सॉरी 30 को आप 90 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा उत्तर? 60। कितना? 60। ऑप्शन कौन सही हुआ? ऑप्शन 2 सही हुआ। ठीक है, अगला सवाल देख लो। प्रश्न संख्या 11 है, कक्षा 12 के छात्रों को 44 नहीं, सॉरी कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसका समाधान कैसे करेंगे? उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिख देंगे, ठोस सामग्री की सहायता से विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे, उन्हें उन छात्रों के साथ बैठाएंगे जिन्होंने सही लिखा है, उन्हें स्वयं सही उत्तर खोजने के लिए कहेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको समझाना है
सही लिखना नहीं, उत्तर सही लिखने से काम नहीं चलेगा। ठोस सामग्री की सहायता से विनिमय के सिद्धांत को समझाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में मानचित्रण को सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य है स्थानिक चिंतन को प्रोत्साहित करना, समानुपातिक तर्क को प्रोत्साहित करना, विषय को सरल और रोचक बनाना, संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना। स्थानिक चिंतन को प्रोत्साहित करना तो नहीं हो, ठीक है। समानुपातिक तर्क को प्रोत्साहित करना होगा और विषय को सरल और रोचक बनाना होगा, ठीक है। संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करना नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका बी और सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्थानिक चिंतन नहीं यार हो ही सकता करो। प्रश्न संख्या 13 है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? टाइलिंग है, सममित है, प्रतिरूप है, लेकिन अनुपात प्राइमरी में नहीं है। प्राइमरी में ये ऊपर वाला 3 है, अनुपात जो है 6 से 8 में है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संख्या 14, सूत्र का प्रयोग किए बिना ये दिखाने के लिए कि भिन्न भिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग कर सकता है? पैमाना, ग्राफ, पेपर, धागा, टाइल्स। तो किसका प्रयोग कर सकता है बताइए आप? ये कर सकता है ग्राफ, पेपर और टाइल्स का प्रयोग करके कर सकता है, ठीक है। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अल्प उपलब्धि का कारण हो सकता है? ऑप्शन 1 लिंग, ऑप्शन 2 सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन 3 गणित का स्वरूप, ऑप्शन 4 व्यक्ति की जन्मजात क्षमता। तो जन्मजात क्षमता कुछ नहीं है, गणित स्वरूप से भी मतलब नहीं है, लिंग से भी नहीं, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कारण हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, ये समझाने के लिए कि 14 13 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त है? लघुत्तम समापवर्त विधि का प्रयोग, कागज की पट्टियों का प्रयोग, डाइस ब्लॉक का प्रयोग, संख्या चार्ट का प्रयोग। तो ये सही है, कागज की पट्टियों का प्रयोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17 है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? पाठ्य पुस्तक के क्रम के का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पनाओं को संचित ढंग से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को संकल्पनाओं के निर्माण के अवसर प्रदान करना, अभ्यास और प्रश्न लिखना। बताओ, यही है, ऑप्शन 3 होगा, विद्यार्थियों को संकल्पनाओं के निर्माण के अवसर प्रदान करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी गणित का गुण नहीं माना जाता? 18 का ऑप्शन नंबर 1 है, गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। अध्यापक यह स्वीकार करता है कि एक ही अंतःक्रिया से विद्यार्थी अनेक प्रकार की समझ विकसित कर सकते हैं। ऑप्शन 3, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग मूल्यांकन के मुख्य साधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन 4, गणित और अन्य पाठ्यक्रम क्षेत्रों के बीच संबंधों को उभार कर दिखाया जाता है। कौन सा ये बताओ? इसका सही है ऑप्शन 3, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग मूल्यांकन के मुख्य साधन के रूप में किया जाता है। गलत है, मुख्य साधन के रूप में नहीं होता है, ठीक है। बाकी तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचाने। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तुलनात्मक जमा, तुलनात्मक घटा, व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा। व्यवकलित के मतलब घटाना और जमा के मतलब तुलना के रूप में जमा है। 2 इनके पास जमा हो जाते ज्यादा, इसलिए सही होगा 22 का ये। ठीक है, अगला प्रश्न। संख्या 25 निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो इसमें क्या सही होगा? ये होगा नहीं सही। तर्कणक बात आती है तो तर्क संगतता देने की क्षमता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित पर। टमाटर 1 किलो 40 रुपए, आलू 2 किलो 25 रुपए, गाजर 250 ग्राम 20 रुपए, लौकी 1 किलो 10 रुपए, मिर्च 100 ग्राम 10 रुपए, नींबू 4 नग 10 रुपए। ठीक है, और फिर आपको हल करना है कि कितने रुपए वापस किए। संजय ने आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू, आधा किलो गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? सब लोग बाजार में खरीदारी करते हैं। वही सवाल यहाँ दिया है, बस केवल जोड़ना है। बच्चों वाली सवाल है बिल्कुल। तो चलिए देख लेते हैं। 1 किलो टमाटर, लेकिन इन्होंने लिया कितना? आधा किलो लिया है, तो आधा किलो टमाटर के दाम कितना आएगा? 20 रुपया। ठीक, प्लस 1 किलो आलू ले तो 2 किलो, अच्छा 2 किलो आलू के दाम 25 रुपए आ रहा। तो 1 किलो आलू के दाम क्या रुपया आएगा? 12.5 रुपया आएगा। क्या रुपया? 12.5 रुपया। प्लस फिर का लेने है? आधा किलो गाजर ले, तो 1 पाव गाजर के 20 रुपया, तो आधा किलो गाजर के 40 रुपया आएगा। ठीक, 40 रुपया। फिर प्लस और का लेन? 250 ग्राम मिर्च लेन, तो मिर्च 100 ग्राम 10 रुपए का, तो 250 ग्राम 25 रुपए का। ठीक है, प्लस अब एक और नींबू छालीन है, और 4 नींबू के दाम 10 रुपया है। ठीक है, तो 2 नींबू के और जोड़ो वहां, तो कितना आएगा? 15 रुपया आएगा। कितना? 15 रुपया आएगा। अब जोड़ लो, 20 25 और 15 कितना आएगा? 40 40 80 80 20 100 100 और 12 रुपया 50 पैसा। 112 रुपया 50 पैसा जो हुआ हुआ आया। 112 रुपया 50 पैसा।
ठीक है, 112 रुपया 50 पैसा। अब 200 नोट दीन ना तो कै रुपया वापस करें बताओ। अब 100 रुपया 12 रुपया 50 पैसा यानी 87 रुपया 50 पैसा। 87 रुपया 50 पैसा। ठीक है। प्रश्न संख्या 27। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो देखो कह रहा है दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है, क्रम से अभाज्य है। ठीक है, लेकिन उनका जो योग होगा 3 और 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखो ये 2 3 कितना हुआ, अगर जोड़ोगे 2 3 6 हो गया। तो ये तो 4 से विभाज्य होगा नहीं, 3 से विभाज्य होगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, 5 और 3 8, 8 हुआ। 8 जो है 4 से विभाज्य हो गया, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 3 1 4, ये 4 हुआ, और 4 से विभाज्य लेकिन 3 से विभाज्य नहीं, इसलिए ये भी गलत हुआ। ऑप्शन 1 सही हो गया, क्योंकि 7 5 क्या हुआ, 12 हो गया। क्या हुआ, 12। 12 जो 3 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। ठीक है, और ये भी देख लो दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य हैं, तो क्रम से भाज्य 5 के बाद अभाज्य संख्या 7 आती है, इसलिए क्रम से। ठीक है, बस यही उत्तर होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28 एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। अब इसका ऑप्शन बताओ। अब इसका 2 घंटे तक 50 रुपया, 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे तक 75 रुपया, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150, 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक 250। राजू ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने वो 4:30 बजे पहुंचा। उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ा? तो समझ लो कई घंटा हो गया, 7 5 12, 5 घंटा उधर हो गया और 4:30 इधर, 5 4 9.5 घंटा हो गया। तो किस रेंज में आएगा? 2 घंटे वाले में आएगा नहीं। फिर 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे से ये इसमें नहीं आएगा। 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10, ये नहीं आई। 8 घंटा तक है, आएगा किसमें? 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक, तो इसका कितना हो जाएगा? 150 रुपए। कितना? 150 रुपए। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर आएगी? तो देखो आरोही में सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद क्रम से बढ़ते हुए हम जाएंगे। तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें? देख लो ये हुआ। ठीक, तो नंबर 1 पर ही हो गया। फिर उसके बाद कौन सा होगा? देखो 7 के बाद 07, और 7 के बाद 007, तो दूसरे नंबर पर ये हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरे पर कौन होगा? तीसरे पर आपका होगा, ये तीसरे पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे पूछ रहा था, तीसरे कौन होगा? यही हो जाएगा 7.07, यानी 29 का थर्ड हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंक 8, इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4। ठीक है, हजार के स्थान का अंक 100, समय स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना, और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है पहले 10,000 में 10,000 में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो आपको इसमें 10,000 में देखना है, पहले ही 2 अंक देख लो। इकाई कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या में दहाई के का अंक 8,
दहाई का के स्थानांक 8 है, तो समझ लो दहाई के अंक का स्थान यहाँ निर्धारित कर दिए, दहाई के स्थानांक 8 है, तो इसलिए 2 आपके निकल गए, ये दोनों निकल गए, क्योंकि यहाँ दहाई के स्थान पर 2 ठीक। ये तो ये हो गया, ठीक। अब आगे चलो देखो, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, तो दहाई 8 रहे, तो 8 का 1/4 कितना हो, 2 हो जाएगा, कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो यानी इकाई के अंक 2 ही हुई, तो 2 ही इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 8 यहाँ पर भी है, 8 यहाँ पर भी। अब आगे देखना है, फिर कह रहा है 1000 के स्थान पर, 1000 के स्थान का अंक 0, 1000 के स्थान का अंक 0 है। अब देखो, तो 1000 के अंक का स्थान ही तो सैकड़े में 0 है, इस ये भी नेगलेक्ट कर दो, फिर 1000 के स्थान पर अंक 0 ही हो गया। फिर है समय स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना, कितना, दुगुना है, और 10,000वें स्थान का इकाई अंक के स्थान का तिगुना है, तो देखो ये हुआ 2 तिहाई 6, ठीक है, इसलिए आपका उत्तर कौन हुआ, ये प्रश्न ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये 30 प्रश्न था, और इस पर सही ढंग से समझाने का प्रयास किया। जो गणित की शिक्षण अधिगम था, उसको बहुत जल्दी मैंने उत्तर बता दिया है। बाकी जो न्यूमेरिकल सवाल थे, उसको पूरा समझाने का प्रयास किया गया है। अगर इसमें कहीं पर भी त्रुटि मिलती है या फिर ना समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा, उसको ज़रूर हम समझाएँगे और उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो दूसरों को भी शेयर करना, लाइक, सब्सक्राइब करना, ठीक है? फिर आप वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।